प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल मुझे संभाल। भारतीय सिनेमा की एक ऐसी अदाकारा जिसका नाम आज भी बड़े गर्व से लिया जाता है, जिसकी अदाकारी ऐसी कि मानो हर एक्टर के साथ सिर्फ उन्हीं की जोड़ी बनती। उड़ा है किस लिए तेरा रंग गोरी, पकड़ी गई है बस चोरी। और नृत्य कला में तो ऐसी पारंगत कि दर्शक सिर्फ उनके नृत्य को ही देखने के लिए कई बार उनकी फिल्में देखने जाते। जब सिनेमा के पर्दे पर थिरकती दिखती तो दर्शक मानो पागल हो जाया करते थे। रात का समा झूमे चंद्रमा, तन मोरा नाचे रे जैसे बिजुरिया। हाँ, हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब भारतीय सिनेमा में हीरोइनें सिर्फ बहू का किरदार निभा रही थी। तब इस अदाकारा ने अपने ग्लैमर के तड़के से पूरे सिनेमा जगत को हिला कर रख दिया था। कैसे छोटी सी उम्र में बॉलीवुड में कदम रखने वाली ये अदाकारा हर दिल अजीज बन गई, कैसे उस दौर की सर्वाधिक फीस लेने वाली अदाकारा बन गई। हर दिल अजीज इस अदाकारा के साथ उस समय का बड़े से बड़ा सुपरस्टार शादी करने के लिए बेताब खड़ा था। तो यह अदाकारा आखिर क्यों 81 साल की उम्र तक आज भी कुंवारी है? आखिर किसके प्यार ने इस अदाकारा को अपना दीवाना बना दिया था? इनके दिल में ऐसा कौन सा दर्द है जिसे दिल में दफन कर आज भी उस दर्द के साथ जी रही हैं? हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फिल्म जगत की नामी गिरामी अदाकारा आशा पारिक की। तो आज हम उनके जीवन के कुछ ऐसे मनोरंजक राजों के बारे में आपको बताएंगे जिन्हें जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आखिर किस बहुत बड़े डायरेक्टर ने इन्हें ये कहकर मना कर दिया था कि तुम एक हीरोइन मटेरियल हो ही नहीं। कौन सा बड़ा डायरेक्टर इन्हें डांटता रहा और यह अदाकारा लगातार हंसती रही। सखियों से झूठ बोली, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, मैं तुझसे मिलने। अदाकारा आखिर आज किस हालात में है? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड में। अपनी जादुई मुस्कान से सभी को अपना दीवाना कर देने वाली आशा पारिक का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। इनकी मां सलमा एक मुस्लिम थी और पिता बच्चू भाई पारिक से विवाह होने के बाद सलमा अब सुधा पारिक बन गई थी। इनके पिता बच्चू भाई पारिक सीमेंट की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। हाँ, इनकी मां घर का काम करने के साथ साथ सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती। बताते हैं कि सुधा पारिक एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थी। आशा खुद एक इंटरव्यू में बताती हैं कि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में उनकी मां भी शामिल थी और तो और एक मोर्चे को लीड भी कर रही थी। आपको बता दें कि सुधा पारिक उन दिनों प्रेग्नेंट थी। तभी उनको उनके पति के छोटे भाई ने देखा और कहा कि जाइए, आपको घर में आपके ससुर बुला रहे हैं। बहुत समझाने के बाद सुधा घर गई। आशा खुद बताती हैं कि अगर उन दिनों उनकी मां उस मोर्चे को छोड़ती नहीं तो शायद उनका जन्म जेल में ही होता। आशा अपने माता पिता की इकलौती लाडली संतान थी। इनका पालन पोषण बहुत नाजों से हुआ था। आशा की मां सुधा हमेशा से ही इन्हें एक अच्छी डांसर बनाना चाहती थी। उन्होंने आशा को अच्छे शिक्षकों से नृत्य की शिक्षा दिलवाई। आशा ने भी मन लगाकर खूब नृत्य सीखा। छोटी सी उम्र में ही बेहतरीन भारतीय क्लासिकल डांसर बन गई। पर आशा तो बचपन से ही सिर्फ एक ही सपना संजोए हुई थी। उनका मन था कि वो बड़े होकर डॉक्टर बनेंगी, पर भाग्य ने आपके लिए क्या चुनकर रखा है ये आपको कहाँ पता होता है। तो छोटी सी बच्ची आशा आंखों में डॉक्टर का सपना लिए हुए रोज स्कूल जाती और उसी दौरान एक ऐसी घटना हुई कि डॉक्टर का सपना हमेशा के लिए चूर हो गया। जब वो स्कूल जा रही थी तभी उन्होंने सड़क पर एक भीषण एक्सीडेंट देखा जिसमें बहुत सारा खून देखकर आशा सहम गई थी। बेहद महत्वाकांक्षी आशा ये समझ गई थी जब आज वो जरा सा खून देखकर इतना सहम गई तो वो डॉक्टर कैसे बन पाएंगी। हाँ, डॉक्टर बनने का सपना तो छूट गया था, पर आखिर ये इतनी बड़ी एक्ट्रेस कैसे बन गई, ये किस्सा बेहद रोचक। बताते हैं कि उस समय के बेहतरीन एक्टर प्रेमनाथ जी अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर अक्सर आया करते थे।
और चार्टर्ड अकाउंटेंट का घर आशा जी के घर के बिल्कुल बगल में था। ऐसे में जब एक दिन प्रेमनाथ जी अपने अकाउंटेंट के घर आए, तब अकाउंटेंट साहब ने कहा, हमारे यहाँ एक लड़की रहती है जो बहुत ही अच्छा डांस करती है। उन्होंने आशा जी को बुलाया और डांस करने को कहा, और उस छोटी सी बच्ची को क्या शर्म, आशा ने डांस कर दिया। प्रेमनाथ जी को भी वो डांस खूब पसंद आया। रात का समा झूमे चंद्रमा, अनमोरा नाचे रे जैसे बिजुरी। प्रेमनाथ जी ने आशा पारिक की माँ से कहा, आप इस बच्ची को स्टेज शो क्यों नहीं कराती, बहुत ही अच्छा डांस करती है। और फिर ये डांस का सिलसिला चल निकला। ऐसे में एक दिन आशा पारिक स्टेज शो कर रही थी। उस स्टेज शो में नामी गिरामी डायरेक्टर विमल राय भी आए हुए थे। उन्हें आशा पारिक का डांस खूब पसंद आया। डांस खत्म हुआ और विमल राय जी तुरंत आशा पारिक के पास पहुंच गए। उन्होंने बोला, बेटा तुम बहुत अच्छा डांस करती हो, फिल्मों में काम करोगी। अब वो छोटी सी बच्ची क्या जाने फिल्म और क्या जाने फिल्मों में डांस करना। उसने झट से कह दिया, हाँ करूंगी। पर आशा पारिक की माँ को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। जब आशा पारिक की माँ को पता लगा तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया, मेरी बेटी को किसी फिल्म में काम नहीं करना। विमल राय जी को आशा पारिक का नृत्य बहुत पसंद आया था। उन्होंने पूरी कोर कसर कर आशा पारिक की माँ सुधा पारिक को मना ही लिया। 1952 में विमल राय की फिल्म माँ में इन्हें एक बाल कलाकार के रूप में काम करने का मौका मिला। माँ फिल्म कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। इन्हें उस फिल्म के लिए 100 रुपए मेहनताना मिला था। आशा एक बार फिर अपनी पढ़ाई में लग गई। जिंदगी का मौसम ए समा सुहाना, ओ यही बना ले दम भर को आशियाना। हाँ, इस पढ़ाई के साथ साथ वो फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम करती रही, जैसे कि बाप बेटी, अयोध्यापति, आसमान, ज्वाला और चैतन्य महाप्रभु। पर आशा की माँ ने अब आशा को सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। आशा पढ़ाई में जोर शोर से लग गई। आशा दिखने में बेहद खूबसूरत थी। अभी आशा पारिक महज 16 साल की ही हुई थी। तब इन्हें किशोर कुमार की फिल्म जग्गू में काम करने का ऑफर आया, और उन्हीं दिनों डायरेक्टर वी शांताराम ने अपनी 2 फिल्मों में काम करने का ऑफर दिया। आशा पारिक को लग रहा था कि मेरी शुरुआत इतने बड़े बड़े डायरेक्टर एक्टर के साथ होने जा रही है। इन 3 फिल्मों के साथ ही साथ डायरेक्टर विजय भट्ट ने इन्हें राजेंद्र कुमार के साथ गूंज उठी सहनाई फिल्म में काम करने का ऑफर दिया। राजेंद्र कुमार उस समय के जाने माने एक्टर थे। छोटी सी आशा पारिक की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। बातें बातें कर लो जल्दी जल्दी, फिर ना कहना अभी आई अभी जल्दी। उन्होंने इन सारी फिल्मों में गूंज उठी सहनाई फिल्म को हाँ कर दी। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और महज अभी 4 दिन ही शूटिंग के बीते थे, तभी विजय भट्ट ने आशा पारिक को यह कहकर निकाल दिया कि उनके अंदर हीरोइन बनने की क्षमता ही नहीं, वो स्टार मटेरियल है ही नहीं। आशा पारिक ये सब सुनकर बहुत दुखी हुई। अब आशा पारिक के पास से किशोर कुमार और वी शांताराम की फिल्में भी हाथ से निकल गई थी। आशा पारिक कभी खुद को दोष देती तो कभी अपनी किस्मत को। पर अभी महज 8 ही दिन बीते थे। आशा पारिक के पास फिल्म निर्माता नसीर हुसैन की फिल्म दिल दे के देखो का ऑफर आया। इस फिल्म के डायरेक्टर थे शशिधर मुखर्जी। दिल दे के देखो में आशा पारिक को साइन कर लिया गया था, पर शशिधर मुखर्जी का कहना था कि इनका नाम बदलना पड़ेगा, ये नाम एक एडवर्टाइजमेंट लगता है। किसी ने राय दी कि आशा पारिक की जगह आशा परी कर देते हैं। छोटी सी बच्ची आशा पारिक को यह सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तब आशा पारिक की माँ सुधा पारिक ने कहा कि फिल्म में आशा पारिक का नाम नहीं बदला जाएगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। अंततः आशा पारिक का नाम आशा परी नहीं हुआ। न बुत खाने को जाते हैं, न काबे में भटकते हैं, जहाँ तुम पाँव रखते हो वहाँ हम सर पटकते हैं। इस फिल्म के हीरो थे शम्मी कपूर साहब। आशा पारिक उस समय महज 16 वर्ष की थी और शम्मी कपूर उनसे काफी बड़े थे। शम्मी कपूर साहब की वाइफ गीता बाली भी अक्सर शूटिंग में आ जाती। कारण था कि वो आशा पारिक को बहुत पसंद करती थी। जितनी देर भी शूटिंग रुकी रहती वो आशा पारिक के साथ ही रहती। कभी वो आशा पारिक की चोटी करने लगती, कभी उनका मेकअप करती, और तो कभी गोद में उठाकर गोल गोल घूमती। शम्मी कपूर साहब से गीता बाली अक्सर कहती, चलो इसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं। आपको जानकर हंसी आएगी कि आशा पारिक भी शम्मी कपूर को चाचा और उनकी पत्नी गीता बाली को चाची कहती थी। कुल मिलाकर हंसी खेल करते हुए ये फिल्म एक दिन बनकर तैयार हुई और आशा पारिक के जन्मदिन 2 अक्टूबर 1959 को ये फिल्म रिलीज हुई।
और रिलीज होते ही दिल दे के देखो फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। आशा पारेख की पहली फिल्म सुपर हिट हो गई थी। दिल तक देखो, दिल तक देखो, दिल तक देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। और इनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। अगली फिल्म इन्हें जो मिली उसका नाम था हम हिंदुस्तानी। इस फिल्म में उनके अपोजिट थे सुनील दत्त साहब। आपको बताते चले कि आशा पारेख भले ही फिल्मों में काम करके एक बड़ी जिम्मेदारी का काम कर रही थी, पर 15-16 साल के इस बच्चे के अंदर शरारत अभी भी जिंदा थी। अपने शरारती स्वभाव के कारण आशा पारेख शूटिंग में दिन भर शरारतें करती। शूटिंग के दौरान एक दिन आशा पारेख ने सुनील दत्त साहब की चप्पल छिपा दी, और जब ये चप्पल नहीं मिली तो सुनील दत्त साहब को घर बगैर चप्पल के ही जाना पड़ा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मैं आपकी तरह शर्म से मुंह नहीं छुपाता। आपकी बात दूसरी है, आप मर्द हैं। आशा पारेख जी की सैतानियों के बड़े ही अजीब गरीब किस्से हैं। बताते हैं, एक बार महाबलेश्वर में शूटिंग चल रही थी। फिल्म थी बिन बादल बरसात। अरे ये वही जीप है ना? हाँ वही है, अभी मैं सचा खाती हूँ। आशा पारेख ने पूरी शूटिंग यूनिट को दावत दी। सभी ने बड़े मन से खाया और आशा पारेख ने उससे भी ज्यादा मन से खिलाया। पर दूसरे दिन शूटिंग बंद हो गई। कोई भी शख्स शूटिंग में आया ही नहीं। कहते हैं जिस खाने को आशा पारेख ने बड़े मन से खिलाया था, उस खाने में उन्होंने चुपके से जमाल घोटा मिला दिया था। और दूसरे दिन फिर क्या हुआ ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं। आशा पारेख सिर्फ दूसरे दिन मजे लेती रही। ऐसा ही कुछ किस्सा घूंघट फिल्म की शूटिंग के दौरान भी हुआ, पर अब की बार आशा पारेख को अपनी शरारत भारी पड़ी। हुआ कुछ यूं कि घूंघट फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे मशहूर निर्देशक रामानंद सागर साहब। सागर साहब अपनी फिल्म में इतना डूब जाते कि फिल्म का कोई सैड सीन जब वो शूट करते तो एक्ट्रेस या एक्टर से पहले वो खुद भावुक हो जाया करते थे। घूंघट फिल्म के सीन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आशा पारेख जी को फिल्म के एक सीन में रोना था। आशा से पहले रामानंद सागर के आंखों में आंसू आ जाते। एक्टिंग के दौरान आशा पारेख की नजर जब रामानंद सागर पे पड़ी तो वो ठहाके लगाकर हंसने लगी। रामानंद सागर साहब को बार बार ये सीन शूट करना पड़ता, पर आशा पारेख बार बार हंसने लगती। इस सीन को शूट करने में 30 बार रीटेक लेना हुआ। रामानंद सागर साहब बोले कि आशा, जब सीन को मैं महसूस कर सकता हूँ तो तुम क्यों हंसने लगती हो? और 31वीं बार जब ये सीन शूट हुआ तो बिल्कुल परफेक्ट था। आशा पारेख ने अब की बार कोई गलती नहीं की थी, और घूंघट फिल्म जब रिलीज हुई तो ये भी बहुत बड़ी हिट साबित हुई। इसके बाद तो मानो सुपरहिट फिल्मों का सिलसिला चल निकला। फिर आशा पारेख ने एक के बाद एक फिल्म छाया, मेरे सनम, घराना, जिद्दी, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो और उपकार, सारी की सारी जबरदस्त हिट फिल्में। रात का समा में चंद्रमा अनमोरा ना तेरे जैसे बिजुरी। इसीलिए तो आशा पारेख को जुबली गर्ल कहा जाता था, क्योंकि उस दौरान आशा पारेख की सभी फिल्में सिल्वर जुबली रहती थी। वैसे इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि किस एक्टर को जुबली कुमार कहा जाता था। इतना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में। आशा पारेख अगर फिल्म में हो और उनका डांस न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लोग आशा पारेख के डांस को कई बार देखने के लिए उस फिल्म को कई बार देखने जाते। बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे हरे पिया हरे पिया। हर फिल्म में उनका जबरदस्त डांस, पर आशा पारेख का सबसे पसंदीदा डांस था कारवां फिल्म का। दैया ये मैं कहाँ आपसी, आपे बचा लो दसी। आशा पारेख जी का कैरियर तो आसमान छू रहा था, पर उनकी पर्सनल जिंदगी में मायूसी ही थी। माँ सलमा को उनकी शादी की हमेशा फिक्र बनी रहती। माँ हर रोज बेटी के लिए कई लड़कों के फोटोज लेकर आती। सोचने की कोई बात नहीं बेटा, बस तुम हाँ कर दो, बाकी सब इंतजाम मैं करा दूंगी। आशा को दिखाती, पर आशा को उनमें से कोई भी पसंद नहीं आता। इधर डायरेक्टर नासिर हुसैन जी के साथ उनकी एक के बाद एक कई हिट फिल्में आई थी। नासिर जी के साथ उनकी बेहद स्पेशल बॉन्डिंग बन गई थी। अब इसे आशा जी की नासिर हुसैन जी के साथ नजदीकियां कहें या उनके प्रति आकर्षण। आशा पारेख ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द हिट गर्ल में इस वाक्य का जिक्र भी किया है। उनके जीवन में नासिर हुसैन साहब एक खास इंसान के रूप में थे।
वे उन्हें बहुत पसंद करती थीं। उन्होंने कहा कि वो नासिर हुसैन साहब से विवाह भी करना चाहती थी, पर नासिर हुसैन साहब पहले से ही शादीशुदा थे। उनके 2 बच्चे भी थे। शायद यही कारण भी था कि आशा पारेख, जो कि नासिर हुसैन को इतना पसंद करती थीं, फिर भी उन्होंने उनसे शादी नहीं की। कुछ ना कुछ तो है दे जाऊंगी। क्योंकि वो किसी का बसा बसाया घर नहीं तोड़ना चाहती थी। उनकी वजह से उनके बीवी और बच्चे बेघर हो जाएं। इसी कारण उन्होंने अपने खुशियों और प्यार को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल में दफन कर लिया। तो मैं वादा करती हूँ ठाकुराइन, मैं चली जाऊंगी। मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। और शायद आशा पारेख ने अपने मन में फैसला भी कर लिया था कि वो अगर शादी करेंगी तो नासिर हुसैन से। हाँ, नासिर साहब से शादी नहीं हुई तो वो अब पूरी जिंदगी शादी ही नहीं करेंगी। ना कोई उमंग है। आशा जी के स्वभाव को उस समय के सभी हीरो पसंद करते थे। शायद ही कोई ऐसा एक्टर हो जिसके साथ उन्होंने काम न किया हो। मैंने माना कि जीना लगे। आशा पारेख की उन्हीं दिनों एक फिल्म आई जिसका नाम था मेरा गांव मेरा देश। इस फिल्म में आशा पारेख जी ने 3 लाख रुपए फीस चार्ज की थी। अब आशा जी भारतीय सिनेमा के इतिहास में सर्वाधिक फीस लेने वाली अदाकारा बन गई थी। ले जा रे चांदी ले जा रे पैसा ले जा रे। फिर आशा पारेख ने 70 के दशक में 2 वदन, चिराग, कटी पतंग, मैं तुलसी तेरी आंगन की जैसी सफल फिल्में दी। कटी पतंग फिल्म के लिए आशा पारेख को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। आशा पारेख जी के बारे में ये बात बहुत मशहूर है कि वो दिलीप कुमार साहब को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। तभी तो उन्होंने आज जिंदगी दिलीप साहब के साथ काम ही नहीं किया। वैसे इस बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। आशा पारेख जी ने खुद अपने कई इंटरव्यू में कहा कि वो दिलीप साहब की बहुत बड़ी फैन थी। वो दिलीप कुमार साहब के साथ काम भी करना चाहती थी। हाँ, उन्होंने एक फिल्म में काम भी किया, मगर दुर्भाग्यवश वो फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। आपको बता दें कि आशा पारेख की फैन फॉलोइंग सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में थी। उनके चाहने वाले दुनिया के हर एक कोने में थे। हर जगह से उनके पास उनके चाहने वालों की चिट्ठियां आया करती थीं। आशा पारेख जी ने अपनी किताब में जिक्र भी किया। एक बार एक चाइनीज फैन आशा जी के घर के बाहर आके बैठ गया। वो सिर्फ आशा पारेख को निकलते देख लेता और उसके लिए वही बहुत था। आशा पारेख के घर के बाहर से वो हटने को तैयार ही नहीं था। फिर पुलिस ने आकर उस आदमी को हटाने की बहुत कोशिश की। ठीक कहती हैं, लेकिन हम पुलिस वालों को सबकी सुननी पड़ती है। आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। पर वो चाइनीज आदमी हटने को तो तैयार ही नहीं था। महाराष्ट्र पुलिस ने जबरन उसे जेल में डाल दिया। आशा पारेख जी कहती हैं कि वो नहीं चाहती थी कि उनके जीवन के फैसले कोई खास व्यक्ति ले। उन्हें कभी हुक्म चलाने वाला पति नहीं चाहिए था। आशा जी कहती हैं कि मैं देखती थी कि उस समय पर लोग रिश्तों को ढो रहे हैं और ये सब देखकर वो अच्छा महसूस नहीं करती थी। वो कहती हैं कि मैं ये सब देखकर आज जैसी भी हूँ बहुत खुश हूँ। वो बताती हैं कि मुझे पति के रूप में एक अच्छा दोस्त चाहिए था, जो कि नासिर जी थे, और नासिर जी जैसा फिर कभी दोबारा मिला ही नहीं और उन्होंने कभी शादी की भी नहीं। यहाँ पर आशा पारेख जी ने अपने जीवन में आशाओं का दीपक कभी बुझने नहीं दिया। उन्होंने जीवन का हमेशा आनंद लिया और उनको शादी न होने का कभी कोई पछतावा भी नहीं रहा। संसार में हर आदमी दुखी है। अगर शराब दुखों को मिटा सकती तो हर आदमी शराबी बन जाता। धीरे धीरे समय बीत रहा था। समय के बीतने के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री में नई नई अदाकाराएं आ गई थीं। अब 80 के दशक में आशा पारेख जी को काम मिलना भी कम हो गया था। जो रोल मिल रहे थे वो कभी माँ, कभी बहन और कभी भाभी। पर आशा पारेख ने फिल्में हो या निजी जीवन, हर किरदार को बड़ी शिद्दत से निभाया। जिस गंध को धोने में उम्र बीत गई, वो अब बुढ़ापे में फिर दरवाजे तक आ गई है। और एक वक्त ऐसा आया जब आशा पारेख की माँ बेहद बीमार रहने लगी। उन्होंने अपनी माँ की सेवा के लिए अब फिल्में करना बिल्कुल बंद कर दी थी। पर 1991 में आशा की माँ का निधन हो गया। अपनी माँ के निधन से आशा बहुत टूट गई थी। वो इस दुख से इतनी अकेला महसूस करने लगी कि वो डिप्रेशन में चली गई। कई दिनों तक वो अपने घर के बाहर तक नहीं निकलती। ये अकेलापन और मायूसी उन्हें पूरी तरीके से तोड़ रहा था। तभी उनके अच्छे दोस्तों और डॉक्टरों ने इस डिप्रेशन से उन्हें बाहर निकाला। धीरे धीरे आशा पारेख ने घर से बाहर निकलना शुरू किया
और वर्ष 1995 में उन्होंने आंदोलन फिल्म में काम किया। वैसे ये इनकी आखिरी फिल्म रही। जैसा कि आपको बताया कि उस समय के सभी हीरो आशा पारिक को बहुत पसंद करते थे। एक फिल्म में धर्मेंद्र साहब और आशा पारिक जी काम कर रहे थे। ये तो बहुत मशहूर है कि धर्मेंद्र साहब बहुत शराब पीते थे। अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है। और हर फिल्म के सीन के बाद वो शराब पीते और फिल्म को शूट करते। पर आशा पारिक को शराब से सख्त नफरत थी और ये बात धर्मेंद्र साहब अच्छी तरह जानते थे। इसीलिए जब धर्मेंद्र साहब शराब पी लेते तो वो बहुत सारा प्याज खा लेते कि उनके मुंह से शराब की बदबू ना आए। शराब की बदबू तो खराब थी ही, पर धर्मेंद्र जी की प्याज की बदबू भी कुछ अच्छी नहीं थी। आशा जी ने एक दिन टोक ही दिया, आप इतना प्याज क्यों खाते हैं? तब धर्मेंद्र जी ने मुस्कुराते हुए उस पूरे किस्से को बयां किया। आशा जी ने कहा, आज के बाद आप प्याज नहीं खाएंगे और ये भी सुन लीजिए, आप शराब भी नहीं पिएंगे। धर्मेंद्र जी ने आशा पारिक के सामने कहा कि मैं आपके सामने अब शराब कभी नहीं पीऊंगा। धर्मेंद्र साहब ने पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान कभी शराब नहीं पी। इसी फिल्म के एक सीन में धर्मेंद्र को पानी में शॉट देना था। ठंड बहुत ज्यादा थी। कई बार रीटेक लेने के बावजूद धर्मेंद्र वो शॉट नहीं दे पा रहे थे। तभी डायरेक्टर साहब उनके पास आए और उन्होंने धर्मेंद्र साहब को ब्रांडी पीने की सलाह दी। और धर्मेंद्र साहब ने आशा पारिक की तरफ देखा और मना कर दिया। थोड़ी देर बाद आशा पारिक खुद धर्मेंद्र साहब के पास गई और उन्होंने खुद ब्रांडी का पैक बनाया और धर्मेंद्र साहब को दिया। धर्मेंद्र साहब ने फिर मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने आपसे वादा किया है, मैं वादे को नहीं तोड़ सकता। 2-3 रीटेक के बाद धर्मेंद्र साहब ने उस सीन को पूरा किया। आशा ये सब देखकर बहुत खुश हुई। इसके बाद धर्मेंद्र साहब और आशा पारिक जी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। आशा पारिक ने फिर अपनी एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी भी खोली जिसका नाम आकृति रखा और आकृति प्रोडक्शन कंपनी के तहत उन्होंने पलाश के फूल, बाजे पायल, कोरा कागज और दाल में काला जैसे धारावाहिकों का निर्माण किया। और साल 1994 से लेकर 2000 तक ये सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन की अध्यक्ष रहीं और 1998 से लेकर साल 2000 तक ये सेंसर बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन भी बनी। इस पद के लिए इन्होंने कोई वेतन नहीं लिया। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष रहने के दौरान आशा पारिक ने कुछ कड़े फैसले लिए जिसके कारण उन्हें आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ा। फिल्मों में अश्लीलता और हिंसा दिखाने की वजह से उन्होंने कई फिल्मों को पास नहीं किया। ये फैसले थे फायर, जख्म और एलिजाबेथ जैसी बड़ी फिल्में। दरअसल किस्सा कुछ यूं है कि दीपा मेहता जी की फायर फिल्म को आशा जी ने हरी झंडी दे दी थी। भारत में रिलीज होते ही फायर फिल्म ने खलबली मचा दी थी। कई राजनीतिक पार्टियों ने इस फिल्म के रिलीज में हंगामा मचा दिया, जैसे कि शिवसेना ने तो खूब बवाल किया। आशा जी अपनी किताब हेड गर्ल में बताती हैं कि इस फिल्म में ऐसा कुछ था ही नहीं जिस पर बैन लगाया जाए। पर वहीं जब महेश भट्ट साहब की जख्म फिल्म आई तो महेश भट्ट से इनका मनमुटाव हो गया। आशा जी का कहना था कि इस फिल्म में दंगे भड़काने वाले दृश्य हैं, इन दृश्यों को या तो आप हटा लें या तो उन्हें आप ब्लर कर दें। पर महेश भट्ट साहब कहाँ किसी की सुनने वाले। उन्होंने कहा, नहीं मैं इन दृश्यों को हटाऊंगा और नहीं ब्लर करूंगा। और उन्होंने ये भी धमकी दी कि मैं इस मामले को दिल्ली तक देख लूंगा। पर दिल्ली में भी महेश भट्ट साहब की एक न सुनी गई। सभी की आशा पारिक के साथ सहमति थी। अब महेश भट्ट साहब को यह सब बहुत बुरा लगा। उन्होंने आशा पारिक के ऑफिस के सामने जाकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। आशा पारिक इन गाली गलौज भरे नारों से बुरी तरह टूट भी गईं। उनकी निजी जिंदगी भी खूब डिस्टर्ब हुई। पर वो अपनी किताब में लिखती हैं कि इन पर्सनल अटैक से वो और मजबूत बन गई थी। इससे भी बुरा हाल तो तब हुआ जब मशहूर डायरेक्टर शेखर कपूर साहब ने अपनी एलिजाबेथ फिल्म के समय हंगामा मचा दिया। शेखर कपूर साहब का कहना था कि इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिले, पर सेंसर बोर्ड ने इसे ए सर्टिफिकेट दिया। शेखर कपूर साहब इससे बौखला गए और उन्होंने मीडिया में आकर कहीं आशा पारिक को हिटलर कहा तो कहीं तानाशाह की संज्ञा दी। साल 2001 में आशा पारिक इस पद से मुक्त हो गई और अब आशा पारिक खुद को पूर्णतः बॉलीवुड से अलग ही रखती हैं। समय की रेत पर अपने असंख्य पदचिन्ह छोड़ने वाली आशा पारिक न केवल अद्वितीय अभिनेत्री रही बल्कि एक सशक्त नारी का प्रतीक भी रही। अपनी चमचमाती फिल्मी दुनिया से परे उन्होंने समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान दिए। बॉलीवुड की इस जुबली गर्ल ने न सिर्फ दर्शकों के दिलों पर राज किया बल्कि असल जिंदगी में भी उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिससे समाज उन्हें हमेशा याद करेगा। फिल्मों से दूरी बनाने के बाद आशा पारिक ने अपना अधिकतर समय
जरूरतमंदों की मदद में लगा दिया। हाँ, हम ये भी कह सकते हैं कि आशा पारिक अपने बचपन के सपने को साकार किया। वो बचपन में डॉक्टर बनना चाहती थी और उन्होंने अपनी जमा पूंजी से इस उम्र में एक अस्पताल खोला। हाँ, ये अस्पताल उन लोगों के लिए था जो इलाज कराने में असमर्थ थे, आर्थिक रूप से कमजोर थे और इलाज का खर्चा नहीं उठा सकते थे। इस अस्पताल का नाम था आशा पारिक अस्पताल। वैसे ये अस्पताल एक इमारत ही नहीं बल्कि उनके दयालु हृदय की निशानी थी। और ये एक ऐसा अस्पताल है जहां गरीबों की और मध्यम वर्ग की सेवा करता है। इसके अलावा उन्होंने अपनी दूसरी सबसे प्रिय चीज कभी नहीं छोड़ी। हाँ, वो थी डांस। भारतीय शास्त्रीय संगीत में गहरी रुचि रखने वाली आशा पारिक ने अपनी एक डांस अकादमी की स्थापना की, जहां उन्होंने नई पीढ़ी को इस कला से जोड़ने का बीड़ा उठाया। ये अकादमी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई, जहां वो युवा कलाकारों को नृत्य की बारीकियां सिखाकर अपनी विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। मुझको बदनाम नहीं करना, ये दुनिया। भले ही उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया हो, लेकिन उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। भारतीय सिनेमा की इस महान अभिनेत्री को 2022 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो उनके अविस्मरणीय योगदान की गवाही दे रहा है। वैसे आशा पारिक जी ने अपने जीवन से साबित कर दिया कि असली नायक वो होते हैं जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। उनकी जीवन यात्रा केवल बॉलीवुड की चमक दमक तक सीमित नहीं रही, बल्कि समाज के लिए उनके योगदान ने उन्हें महान बना दिया। एक अभिनेत्री से लेकर एक समाज सेवी तक उनका सफर बेहद प्रेरणादायक रहा और वे हमेशा सिनेमा और समाज में अपनी अमिट छाप छोड़ती रहेंगी। वैसे आप बताइएगा कि आशा पारिक का नाम सुनते ही आपको उनकी कौन सी फिल्म याद आ जाती है? वो कौन सा गाना जो आपके कानों में गुनगुनाने लगता है? हाँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे द्वारा इस 20-25 मिनट के वीडियो में की गई 30 से 40 घंटों की मेहनत को साकार करता है। और आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए तो आपका दिल से शुक्रिया, क्योंकि आपका एक एक व्यू मुझे और मेरे परिवार की किसी न किसी रूप में आर्थिक मदद करता है। इसके लिए तो मैं आपका ताज जिंदगी रेडी रहूँगा। और अगर आपको आशा पारिक की तरह साधना जी के जीवन से जुड़े कुछ कटु अनुभवों के बारे में जानना है तो प्लीज़ राइट तरफ क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।